Hello students, today I will teach you remaining parts of the Mughal Emperor। तो इसमें है औरंगजेब एज एम्परर। जो औरंगजेब था वो एज एम्परर कैसे वो काम करता था। औरंगजेब वाज एन ऑर्थोडॉक्स गॉड फियरिंग रूलर। ही वाज वेरी सिंपल एंड हिज ड्रेस एंड फूड। ठीक है, जो औरंगजेब था वो गॉड फियरिंग रूलर था जो बहुत ही सिंपल था। ड्रेस और फूड इसका बहुत ही सिंपल हुआ करता था। ही वॉज ऑथन कॉल्ड जिंदा पीर और लिविंग संत। इस नाते इसको संत कहा जाता था। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। इनके अलावा ये पर्शियन लैंग्वेज का बहुत ही जानकार हुआ करता था। ही वॉज स्टैंच मुस्लिम हु प्रेड 5 टाइम्स अ डे। ये एक मुस्लिम था और लगभग एक दिन में 5 टाइम्स अपना प्रे करता था। ही एबोलिश ऑल पोम एंड शो फ्रॉम रॉयल कोर्ट्स। इनके अलावा ये जितनी भी पुरानी कुरीतियाँ थीं उसको समाज से एबलिस्ट कर दी थी। हिज रिलीजियस पॉलिसी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काजेज ऑफ हिज डाउनफॉल। ये सिर्फ इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था। दैट मीन्स अब इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो इस्लाम धर्म को ज़्यादा प्रसार करता था। यही रीज़न हुआ कि जो मुग़ल एम्पायर हुआ वो डाउनफॉल कर गई। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया, गिव रीजन्स, कुछ टाइम उसको आप करेंगे। हुमायूं कुड नॉट इन्जॉय हिज सक्सेस। जो हुमायूं हुआ वो अपने सक्सेस को इन्जॉय क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोगों ने जाना था कि लगभग 1556 ईस्वी में जब ये पूरी तरीके से मुग़ल एम्पायर का थ्रोन पाया शेर शाह सूरी को हराने के बाद, उस टाइम इसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर ने इबादत खाना क्यों बिल्ड किया था, ठीक है, क्योंकि वो जो रिलीजियस संत हुआ करते थे, धर्म गुरु हुआ करते थे, उनसे धार्मिक चर्चा करने के लिए इसने इबादत खाना का निर्माण कराया था। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी वाज टोटली बेस्ड ऑन इस्लाम। ठीक है, क्योंकि वो मतलब अपने इस्लाम धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा कट्टर था। ये बहुत ही मतलब ऑर्थोडॉक्स रूलर था और अपनी इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम बाइस्ड ही हुआ करती थी। दैट मीन्स से हिंदू के प्रति इसकी जो भावना थी अन्य धर्मों के प्रति वो अच्छी नहीं थी। इनके अलावा औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ हिज डाउनफॉल। एस ठीक है, ये चीज़ सही है, क्योंकि जो औरंगजेब था वो सिर्फ इस्लाम धर्म का ही प्रसार अपने राज्य में करना चाह रहा था। अन्य धर्मों के प्रति इसकी जो पूरी तरीके से उदार भावना थी वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म का ही प्रसार करना चाहता था। अन्य धर्मों के साथ कोई भी इम्प्रूवमेंट से नहीं करना चाह रहा था। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ मुग़ल। नेक्स्ट हम देखेंगे जो मुग़ल सम्राट हुआ करते थे, उन मुग़ल सम्राटों का जो एडमिनिस्ट्रेशंस पीरियड हुआ करता था, जो इनका शासन हुआ करता था, वो कैसे हुआ करता था। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ मिक्स ऑफ सेंट्रल एशियन एंड इंडियन ट्रेडिशंस। जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशंस पर आधारित हुआ करता था। देयर वाज सेंट्रलाइज्ड मोनार्की इन विच द रूलर हैड एब्सोल्यूट पावर। लेकिन पूरी तरीके से मुग़ल एम्पायर में जो शासन हुआ करते थे वो मोनार्ची बेस्ड पर सेंट्रलाइज्ड हुआ करते थे, जो बाद में दैट मीन्स जो एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी, टोटली पावर, वो राजा के हाथों में ही हुआ करता था। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 5 सूबाज प्रोविंसेस विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड ईच डिस्ट्रिक्ट वाज सब डिवाइडेड इनटू परगनाज। जो कंट्री थी, पूरी कंट्री को, होल कंट्रीज को डिवाइड कर दिया गया था 15 सूबा में, 15 सूबा में, जिसको प्रोविंसेस या प्रदेश कहते थे। इस प्रदेशों को फर्दर डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता था परगना में, और द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द कोतवाल। और जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था वो कोतवाल के अंडर में हुआ करता था।
He looked after land order, inspections of wheat एंड पॉपुलेशन सेंसस। जो कोतवाल हुआ करता था वो लैंड आर्डर को मेंटेन करता था, इंस्पेक्शंस ऑफ वेट्स करता था, दैट मीन्स जो बाज़ार में तमाम तरीके की तौल वगैरह होती थी उसकी जांच करता था, और जनसंख्या की भी जनगणना सेंसस वगैरह भी करता था। द विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस एडमिनिस्ट्रेशन में दैट मीन्स मुग़ल एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हुआ करती थी उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करती थी वो विलेज हुआ करती थी। नेक्स्ट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंटर द एम्परर वाज अ हेड ऑफ मिलिट्री एंड सिविल डिपार्टमेंट। ही वाज द की फिगर एंड सुप्रीम जज। ऑल द पावर लाइज इन हिज हैंड। ही वाज असिस्टेड अ नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स। जो सेंट्रल हुआ करता था उस पर एम्परर ही मिलिट्री और सिविल डिपार्टमेंट्स का हेड हुआ करता था, दैट मीन जो सम्राट हुआ करता था, रूलर हुआ करता था, वही सुप्रीम जज भी हुआ करता था। सारी पावर सम्राट के हाथों में ही हुआ करता था और अपने राज्य पाठ को चलाने के लिए असिस्टेड करने के लिए उसके पास कुछ ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे। Among his ministers were the Wakil, Prime Minister, the Diwan or Wazir in charge of Revenue Department, or Mir Bakshi in charge of Military Administration, the Mir Saman, Ministers of Royal Household, Qazi, Chief Judge, and Sadar, Ministers of Enforcing of Sharia, that इज इस्लामिक लॉज। इनके अलावा इसके पास कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे उनमें वकील जिनको प्राइम मिनिस्टर, दीवान या फिर वजीर जिनको इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स कहते थे, मीर बख्शी जो इंचार्ज ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, मीर समन मिनिस्टर्स ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, काजी, चीफ जज, ऐसे लोगों की नियुक्ति भी मुग़ल एम्पायर में की जाती थी। नेक्स्ट इज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस। अब हम देखेंगे कि इनके पास मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस भी हुआ करती थी। ऑल द मिलिट्री कैंपेन अंडर द एम्परर कंट्रोल मनसबदारी सिस्टम वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मिलिट्री ड्यूरिंग द मुगल्स। द टर्म मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन। एवरी नोबल वाज गिवन अ मनसब रैंक एंड वाज कॉल्ड मनसबदार। जितनी भी सारी जो मिलिट्री कंपेनिंग्स होती थी वो एम्परर के कंट्रोल में मनसबदारी सिस्टम हुआ करते थे, जिसमें जो मुग़ल सम्राट हुआ करते थे उनमें इनकी आर्मी की अपनी अपनी रैंक हुआ करती थी और उस रैंक को मनसबदारी सिस्टम या फिर मनसबदार कहा जाता था। जो डिफरेंट आर्मी को माउंटेड सोल्जर, एलिफेंट, हॉर्सेस सोल्जर, कैमल्स, कार्ड्स, इन सब के रैंक को डिसाइड करता था। द मनसबदार स्टार्टेड फ्रॉम अ लोअर रैंक एंड ग्रेजुअली प्रमोटेड द हायर रैंक्स। इनके अलावा जो मनसबदार था वो लोअर और हायर रैंक को पूरी तरीके से प्रमोट करता था। देवर पेड हाई सैलरी ऑफ इन कैश, और उनको जो हायर रैंक पे हुआ करते थे उनको हाई सैलरी दी जाती थी। दिस सिस्टम नॉट हेरिडेटरी, दैट मीन्स जो मिलिट्री की मनसबदारी सिस्टम थी ये हेरिडेटरी नहीं हुआ करती थी। देवर प्रमोटेड, डिमोटेड एंड ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू विश ऑफ द एम्परर। जो सम्राट हुआ करते थे उनको प्रमोट किया जा सकता था, डिमोट किया जा सकता था और ट्रांसफ़र भी किया जाता था वो एम्परर के विश के अकॉर्डिंग। एक है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरिंग द मुगल रूल लैंड एंड ट्रेड वर टू मेन सक्सेस ऑफ रेवेन्यू। मुगल एम्परर में जो ट्रेड और लैंड मेन रेवेन्यू हुआ करते थे। हाउएवर लैंड वाज मेन सोर्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एल्ड, नॉट जस्ट होल्डिंग। इनके अलावा जो लैंड मेन सोर्स हुआ करती थी, जो उत्पादन के आधार पे टैक्सेस लिया जाता था, दसाला
was another system of revenue collection. Under this, average produce of average price over 10 year were calculated. एक मुगल एम्पायर में एक टैक्स चलती थी जिनको दसाला कहा जाता था। वो प्रत्येक 10 सालों की जो फूड की प्राइसेस होती थी उसकी एवरेज निकाला जाता था और उस आधार पर फार्मर से टैक्सेस ली जाती थी। इनके अलावा इट वाज पेड आइदर कैश और काउंट, वो कैश भी ली जा सकती थी या फिर प्रोडक्ट भी ली जा सकती थी। द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स वाज मच लेस दैन लैंड रेवेन्यू। द रूलर्स encouraged trade inside outside state. Mughal had trade with China, Central Asia, later European. The chief articles for exports were textile, ornament, spices, इंडिगो एंड स्कल्पचर्स। इनके अलावा देखेंगे रेवेन्यू कलेक्शन ट्रेडर्स से भी हुआ करता था जो लैंड रेवेन्यू से कम हुआ करता था। जो रूलर हुआ करता था वो आउटसाइड स्टेट से भी संबंध रखता था। जो मुग़ल रूलर हुआ करते थे वो चाइना, सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्री से भी संबंध रखते थे। इनके अलावा इनके पास जो कुछ आर्टिकल्स होती थी जिनको एक्सपोर्ट किया जाता था उनमें टेक्सटाइल, ऑर्नामेंट, स्पाइसेस, इंडिगो और स्कल्पचर हुआ करते थे। बाकी के जो पोर्शन हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन आंसर उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में भेजा जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब इसका क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियोज़ में दे दी जाएगी।